अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा सेकंड लेक्चर है अबाउट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस को हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस जो कि लिविंग सिस्टम के अंदर हो रहे हैं, इंक्लूडिंग हमारी अपनी बॉडीज़ के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं, वो ऑर्गेनिक इन नेचर हैं, क्योंकि उनके अंदर लाइफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं। लाइफ मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? प्रोटीन्स, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे के सारे हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे के सारे कार्बन एटम्स पे मुश्तमिल हैं। तो इसका मतलब है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इस तो फाइनली हम ये कंक्लूड करते हैं कि हमारी लाइफ जो है या ये जो नेचर है, ये मोस्टली डिपेंड करती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे जो कि नेचर में पाए जाते हैं। अब हमें हमारी डिमांड क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है डेली लाइफ के अंदर? फूड है, मेडिसिन्स हैं, क्लॉथिंग है, ये सारी की सारी चीज़ें ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। उसके बाद ईयर बाय ईयर केमिस्ट जो हैं उन्होंने ये लर्न किया कि वो सिंथेसाइज करें प्लास्टिक्स को, सिंथेटिक रबर को, मेडिसिन्स को, प्रिजर्वेटिव्स को। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? जो चीज़ें महफूज करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे हमारे पास एक स्प्राइट की बॉटल है, तो इसके अंदर अगर पानी होता है, एक्चुअली इसका जो मेजर कंटेंट होता है वो वाटर होता है, और पानी इतनी देर अगर बोतल में बंद रहे तो वो पानी ख़राब हो जाता है, इसलिए उसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। उसके अलावा पेंट्स हैं, वार्निश हैं, टेक्सटाइल फाइबर्स, हम जो टेक्सटाइल मटेरियल यूज़ करते हैं, क्लॉथिंग वगैरह, फर्टिलाइज़र्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, जो पेस्ट्स को किल करने के लिए, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए जो मेडिसिन यूज़ होती हैं, फर्टिलाइज़र्स, खादें हैं, डिटर्जेंट्स हैं। डिटर्जेंट्स में हमारे पास चाहे वो सरफ़ है, साबन है, जो भी ऐसी चीज़ है जिसे हम वॉशिंग, क्लोथ्स के वॉशिंग के लिए या फिर कोई कुछ भी वॉश करने के लिए यूज़ करते हैं, डिफरेंट आइटम्स को वॉश करने के लिए। उसके साथ साथ कॉस्मेटिक्स हैं, डाइज़ हैं। केमिस्ट ने ये सारी चीज़ें सिंथेसाइज करना शुरू की, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सिंथेसिस जो है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और वो इस कंटेंट को देख के हमें पता चल रहा है कि कितने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो लेबॉर्ट्री के अंदर या फिर इंडस्ट्री के अंदर सिंथेसाइज किए जाते हैं। बहुत से सिंथेटिक कंपाउंड की प्रोडक्शन की वजह से हमारे पास नेचुरल सोर्सेज की जो शॉर्टेज हो जानी थी उसकी बचत हो गई है, कि अब हम नेचुरल सोर्सेज को हमें उतना नहीं यूज़ करना पड़ता, तो हमारे नेचुरल सोर्सेज प्रिजर्व रह गए, महफूज रह गए। तो नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कौन कौन से सोर्सेज मौजूद हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो वास्ट रिजर्वायर्स हैं वो हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, जो बहुत बड़े बड़े रिजर्वायर्स हैं। तो सबसे पहली चीज़, हमारे पास अगर कोई प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो डिके होते हैं, तबाह हो जाते हैं ओवर लॉन्ग टाइम, बहुत अरसा गुजरने के बाद, मतलब प्लांट्स एनिमल्स हैं डेड हो गए, ज़मीन के अंदर दफन हो गए, तो वहाँ से हमारे पास फोसल फ्यूल्स बनते हैं। अब फोसल फ्यूल से हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं? पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस। तो हम ये देखते हैं, तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ है कोल। तो कोल की फॉर्मेशन कैसी होती है? एक्चुअली हमारे पास ट्रीज़ की जो रिमेन्स होते हैं, जो बाकियात होती हैं दरख्तों की, वो ज़मीन के अंदर अगर दफन रहें, और कितने टाइम के लिए? 500 मिलियन ईयर्स अगो अगर वो बरी हो गई, दफन हो गई ज़मीन के अंदर, तो क्या होगा कि वुड के ऊपर, आपकी वुड जो है, जो ट्रीज़ की वुड है, उसके ऊपर बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शंस होंगे, जिसके नतीजे में वो वुड पीट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब पीट क्या है? पीट एक्चुअली एक फॉर्म है कोल की। कोल की एक फॉर्म है, लेकिन फाइनल कोल नहीं है। मतलब एक प्रोसेस है ना, हम कोई भी चीज़ बनाने जा रहे होते हैं, तो उस प्रोसेस के दौरान उसका पहला स्टेप आता है, दूसरा स्टेप आता है, इसी तरह हमारे पास पहले पीट बनता है। पीट कोल की ही एक फॉर्म है, लेकिन अभी उस क्वालिटी का कोल नहीं है जो हमें चाहिए। उसके बाद हाई टेम्परेचर और प्रेशर जब अप्लाई होता है पीट के ऊपर, क्योंकि ज़मीन के अंदर है, अंडरग्राउंड है, तो उसके ऊपर हाई प्रेशर और टेम्परेचर अप्लाई होगा, तो उसके नतीजे में कोल बनेगा। अब हम स्टेप वाइज देखते हैं कि एक्चुअली कौन कौन सी चीज़ें। वुड है, वुड कहाँ से गई? हमारे पास जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो ज़मीन के अंदर थे, वो वुड है हमारी। उसके ऊपर बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शंस हुए, जिनके नतीजे में पीट बनी, और
उसके बाद पीट जो है उस पर हाई टेम्परेचर और प्रेशर के अप्लाई करने की वजह से लिग्नाइट में कन्वर्ट हो गई। लिग्नाइट भी कोल की एक फॉर्म है, लेकिन देयर इज़ अ डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ कार्बन। कार्बन का कंटेंट डिफरेंट होता है कोल में और लिग्नाइट में। उसके बाद लिग्नाइट के ऊपर प्रेशर, लिग्नाइट एक मटेरियल है जो बन गया हमारे पास, कोल की ही एक फॉर्म है लेकिन इतनी अच्छी हाई क्वालिटी का कोल नहीं है। उसके ऊपर मज़ीद प्रेशर जब में रहा, कैसे रहा, क्योंकि बहुत अरसे के लिए अंडरग्राउंड ये चीज़ें होती रहीं। एक्चुअली ये सारा प्रोसेस जो है वुड से लेके एंड एंथ्रासाइट तक वो हो रहा है अंडरग्राउंड। तो ज़मीन के अंदर अल्टीमेटली उसके ऊपर टेम्परेचर है या प्रेशर है वो अप्लाई होता रहेगा। टाइम टू टाइम एक चीज़ बनी, उसके ऊपर मज़ीद प्रेशर मिलने की वजह से वो लिग्नाइट बिटुमिनस कोल में कन्वर्ट हो गया। बिटुमिनस कोल पे मज़ीद प्रेशर पड़ा तो वो एंथ्रासाइट में कन्वर्ट हो गया। ये हमारे पास स्टेप्स हैं कोल की फॉर्मेशन के। तो कोल के बाद हम नेक्स्ट चीज़ क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि कोल, ये तो हमने उसकी प्रोडक्शन देखी कि कोल बनता कैसे है, नेचुरली कौन सा प्रोसेस है, कैसे वुड से कोल बना, वो हमने पीछे देखा। अब हम ये देखते हैं कि कोल एक इम्पॉर्टेंट सॉलिड फ्यूल है। कोल क्या है? कोयला है। कोयला जिसे हम भट्टे में यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं किल्न, लाइम किल्न, जिसमें हम ईंटें पकाते हैं भट्टे में, उसमें हम कोयला यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल, तो वो कोल होता है। कोल एक इम्पॉर्टेंट सॉलिड फ्यूल है। अब आपको इसका एक इमेज आपके माइंड में आ गया होगा। उसके साथ साथ कोल का हमें क्या फ़ायदा है? कोल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक सोर्स है, मतलब इससे हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी मिलते हैं। उसके साथ साथ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे होती है, मीन्स आप कोल से, अगर आप ये कह रहे हैं कि कोल से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं तो कैसे बन सकते हैं कोल से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? तो उसके लिए जो प्रोसेस यूज़ करना पड़ता है वो है कार्बोनाइजेशन या फिर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब ये कार्बोनाइजेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती क्या है? एक्चुअली जब आप कोल को इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीट करते हैं, और हीट करने के लिए आपको टेम्परेचर कितना चाहिए? 500 to 1000 डिग्री तक टेम्परेचर चाहिए। तो उस दौरान डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हो जाती है कोल की, और वहाँ से हमें मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल होते हैं। कैसे? जब आप कोल को इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीट करते हैं और टेम्परेचर 500 से 1000 डिग्री रखते हैं, तो कोल से क्या बनता है हम देखते हैं। पहली चीज़ जो कोल से बन रही है वो है कोक। कोक वो वाली नहीं है, कोक पीने वाली। कोक एक मटेरियल है जो हमें कोल से ऑब्टेन हो रहा है, ये भी कोयले की तरह की एक मटेरियल होता है। उसके बाद सेकंड चीज़ हमारे पास कोल गैस बन रही है। ठीक, कोल गैस से आप ये मुराद ले सकते हैं कि ये भी हमारे पास एक फ्यूल होता है। ठीक, जैसे गैस हमारे पास नेचुरल गैस एक फ्यूल है, इसी तरह कोल गैस भी एक फ्यूल होता है। कोल गैस के साथ हमारे पास कोल तार बन रहा है, कोल टार भी इसे बोलते हैं। सड़क की जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो वहाँ पे बजरी वगैरह डालते हैं, तो उसके साथ एक ब्लैक कलर का सेमी सॉलिड मटेरियल डालते हैं ताकि उनको उस बजरी को आपस में जोड़ सकें, वहाँ पे रिजिडिटी का, वहाँ पे कनेक्शन का काम कर सके चीज़ों के दरमियान, वो कोल तार, जिसे हम आम ज़बान में लुक भी बोलते हैं। शायद आप मतलब अपनी लैंग्वेज होती है। अब कोल तार का हम क्या यूज़ करते हैं, मतलब हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें अभी फाइनली तो नहीं मिले। कोल तार के हम करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि ये एक सेमी सॉलिड सा मटेरियल होता है, इसके अंदर कुछ लिक्विड्स भी होते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा है। अगर आपको अभी तक नहीं पता कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है, तो आप कैम ऑनलाइन के ऊपर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला लेक्चर देख सकते हैं, वहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। तो कोल तार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के नतीजे में हमारे पास बनेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अब हमारा कंसर्न है कि पाकिस्तान के अंदर कोल रिसोर्सेज कितने हैं। तो पाकिस्तान में जब जियोलॉजिकल सर्वे किया गया, ज़मीन का सर्वे किया गया, तो पता चला कि पाकिस्तान के अंदर टोटल कोल रिसोर्सेज हैं 184 बिलियन टन्स। अब कोल की यूटिलाइजेशन पाकिस्तान के अंदर कैसे है? 80% कोल तो भट्टे के अंदर, लाइम किल्न भट्टा होता है, उसके अंदर ईंटें पकाने में इस्तेमाल हो जाता है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है। कोई इंडस्ट्री हो, कोई घर हो, कोई दुकान हो, कोई कॉलेज हो, स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, हर जगह पे ईंटें इस्तेमाल होती हैं। तो ईंटें पकाने के लिए 80% कोल यूज़ हो रहा है भट्टे के अंदर। उसके अलावा बाकी क्वांटिटी जो है वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए, घरेलू मकासद के लिए यूज़ हो रही है। तो उसके बाद अगर हम ये देखते हैं कि
गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट्स की हैं कोल को यूटिलाइज़ करने के लिए। क्यों कोल को यूटिलाइज़ करें? क्योंकि कोल हमारे पास एक कुदरत का दिया हुआ, हमारी ज़मीन में, हमारा जियोलॉजिकल सर्वे से हमें ये पता चला कि पाकिस्तान के अंदर कोल के रिजर्वायर्स मौजूद हैं, कोयला ज़मीन के अंदर मौजूद है 184 बिलियन टन्स। तो हमें उस मटेरियल को, उन फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करना चाहिए, उस फ्यूल को यूज़ करना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये एफ़र्ट्स किए हैं कि वो इंडस्ट्री के अंदर मींस वो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स लगाए। ठीक, उसने कॉन्शियस एफ़र्ट्स किए हैं। गवर्नमेंट चाह रही है कि इंडस्ट्री के अंदर वो कोल को इंट्रोड्यूस कराए, जहाँ पे पेट्रोल या गैस यूज़ हो रही वहाँ पे भी कोयला यूज़ हो। उसके बाद कोल बेस्ड पावर यूनिट्स बनाए गए हैं इस मकसद को फुलफ़िल करने के लिए। अब हम कुछ एफ़र्ट्स की जा रही हैं कि कोल की यूटिलाइजेशन की जाए पावर जनरेशन के अंदर, कि इससे पावर जनरेट की जाए। तो सिंध कोल अथॉरिटी है, मतलब कोल की यूटिलाइजेशन को बढ़ाने के लिए कहाँ कहाँ पे काम हो रहा है, वो है सिंध कोल अथॉरिटी, डायरेक्टोरेट ऑफ मिनरल डेवलपमेंट ऑफ पंजाब, बलोचिस्तान एंड NWFP। मीन्स ये सारे जो हैं इदारे ये कोशिश कर रहे हैं कि कोल की यूटिलाइजेशन जो है वो पावर जनरेशन के अंदर हो। तो ये थी बात कोल की। कोल के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो सोर्स है हमारे पास, हमने फॉसिल फ्यूल्स की 3 टाइप्स पढ़ी, पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस। पहले कोल की डिटेल पढ़ी, तो अब नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या है? एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, स्पेशली उन कंट्रीज़ के लिए जैसे पाकिस्तान है, क्योंकि हमारे पास मिनरल ऑयल और कोल की डेफिशिएंसी है एज़ कंपेयर टू द नेचुरल गैस। अब आप कहेंगे, पहले तो आपने कहा था कि हमारे पास कोल काफ़ी ज़्यादा मौजूद है, 184 बिलियन टन्स मौजूद है, लेकिन हमारी कंजम्पशन, हमारी रिक्वायरमेंट सारी की सारी उस अमाउंट से फुलफ़िल नहीं हो सकती। तो हम ये देखते हैं कि उससे ज़्यादा सस्ता या उससे ज़्यादा अवेलेबल रिजर्वायर्स हमारे पास किस चीज़ के हैं, तो वो नेचुरल गैस। और नेचुरल गैस एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसे हम सुई गैस भी कहते हैं क्योंकि ये सुई के मकाम से निकलती है। उसके बाद अगर हम इसकी कंपोजिशन देखें कि नेचुरल गैस हम घरों में यूज़ करते हैं, पाइपलाइंस के थ्रू हमारे घरों में सप्लाई की जाती है नेचुरल गैस। कुछ जगहों पे नहीं होती, जहाँ पे विलेजेस के अंदर या कुछ एरियाज़ के अंदर अगर नेचुरल गैस की सप्लाई नहीं है तो वहाँ पे LPG यूज़ की जाती है, सिलेंडर्स के अंदर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेचुरल गैस की बात करें तो ये किस चीज़ का मिक्सचर है? लो बॉयलिंग हाइड्रोकार्बन्स का। अब लो बॉयलिंग हाइड्रोकार्बन्स के अंदर मेजर पोर्शन जो नेचुरल गैस का है वो मीथेन है। लो बॉयलिंग तो हमारे पास मीथेन इथेन होंगी, लेकिन उसमें जो मेजर पोर्शन है वो मीथेन है। तो नेचुरल गैस हमारे पास बनती कैसे है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। उसी तरह से ऑर्गेनिक मैटर जो है वो डिकम्पोज होता रहे, तो हमारे पास क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर क्या था? प्लांट्स या एनिमल्स जो डेड हो गए, बरी हो गए ज़मीन के अंदर, उस तरह से ही हमारे पास ये एक प्रोसेस हुआ है, वो डिकम्पोज हुए हैं हाई प्रेशर पे, टेम्परेचर पे, जो भी था बहरहाल एक पूरा प्रोसीजर होता है। और उसके नतीजे में हमारे पास जब ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो जाता है तो नेचुरल गैस बनती है। और उसकी यूटिलाइजेशन क्या है? क्योंकि ये चीप होती है इसलिए इसे पावर जनरेशन में यूज़ किया जाता है। कहाँ पे? पाकिस्तान के अंदर मोस्टली इसे सीमेंट और फर्टिलाइज़र्स इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, क्योंकि हमारे पास एक तो सीमेंट की भी रिक्वायरमेंट काफ़ी है, दूसरा हमारा मुल्क एक खेती बाड़ी पे बेस करता है। मीन्स हम लोग बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल एक कंट्री है, हमारा एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा बेस करता है, तो हमें फर्टिलाइज़र्स की बहुत डिमांड होती है। यहाँ पे फर्टिलाइज़र्स इंडस्ट्रीज़ भी हैं, तो उनके अंदर एज अ पावर जनरेशन सोर्स नेचुरल गैस को यूज़ किया जाता है। उसके बाद एज अ फ्यूल इसे यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए, जैसे हमने पहले बात की कि हमारे घरों में सप्लाई की जाती है सुई गैस। कुकिंग के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, गीज़र्स चलाने के लिए, मशीनरी चलाने के लिए, डिफरेंट और चीज़ें, हीटर हैं, जो भी चीज़ें ऐसी, हम उसे नेचुरल गैस को यूज़ करते हैं डोमेस्टिक पर्पस में। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है पेट्रोलियम। जनाब पेट्रोलियम है क्या? अभी हमने बात की थी पीछे मिनरल ऑयल। एक्चुअली मिनरल ऑयल की रिफाइंड फॉर्म को पेट्रोलियम कहते हैं। तो पेट्रोलियम की फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है? हम ये देखते हैं कि एक तो नेचुरल प्रोसेस होता है। नेचुरली जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे पास नेचुरल गैस बन रही है या फिर हमारे पास कोल बन रहा है ज़मीन के अंदर, जो भी प्रोसेस हो रहा है उसके नतीजे में। तो नेचुरल और सिंथेटिक प्रोसीजर क्या है? क्योंकि कुछ प्रोसेस तो कुदरत कर देती है हमारे लिए, लेकिन हमारे पास मिनरल ऑयल तो बन जाता है, लेकिन हमने उसे रिफाइन तो खुद ही करना है, साफ़ तो खुद ही करना होता है।
प्योरीफाई तो खुद ही करना होता है, तो हम देखते हैं एक्चुअली फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास। ये देखें ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे दिया हुआ है। ऑर्गेनिक मैटर की जब आप स्लो एंड बायोकेमिकल डीकम्पोजिशन एक्चुअली होती है तो उसके नतीजे में हमारे पास नेचुरली एक प्रोसेस है कि ऑर्गेनिक मैटर स्लो केमिकल और बायोकेमिकल डीकम्पोजिशन के नतीजे में क्रूड ऑयल में कन्वर्ट हो जाता है। और वो क्रूड ऑयल कहाँ बनता है? सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर। उसके बाद हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर क्रूड ऑयल के ऊपर जो फर्स्ट स्टेप किया जाता है वो है एक्सट्रैक्शन, कि क्रूड ऑयल को नीचे से, इसे हम कहते हैं खाम तेल, हम ज़मीन से खाम तेल निकालते हैं और उस निकालने के प्रोसेस को हम पहले स्टेप में कर रहे हैं और वो है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन के नतीजे में हमारे पास क्रूड ऑयल निकल आता है बाहर। और वो क्या होता है? क्रूड ऑयल किस तरह का होता है? एक लिक्विड होता है ब्लैकिश कलर का। तो अब हम स्टेप 2 में क्या करेंगे? वो तो हमारे पास क्रूड ऑयल है, खाम तेल है, प्योर नहीं है। तो सेकंड स्टेप में हम उसे रिफ़ाइन करेंगे। कैसे रिफ़ाइन करेंगे? बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो दोबारा आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्लीज़ मेरे चैनल पर जो पहला लेक्चर है आप उसे देख सकते हैं, उसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को बताया गया। पहला लेक्चर है अबाउट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फ्रैक्शंस आपके पास पेट्रोलियम की फ्रैक्शंस सेपरेट हो जाती हैं, आ जाती हैं। वो जो ऑयल था, क्रूड ऑयल था, उसमें से आपको पेट्रोलियम की फ्रैक्शंस ऑब्टेन हो जाती हैं। तो ये था हमारे पास प्रोसेस जिसमें हम पेट्रोलियम को ऑब्टेन करते हैं, नेचुरल सोर्सेज से बनने वाले पेट्रोलियम को उसके ऊपर फिज़िकल कुछ प्रोसेसेस को अप्लाई करके। उसके बाद पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरीज कौन कौन सी ऑपरेट कर रही हैं? तो पाकिस्तान में इस वक्त 4 ऑयल रिफाइनरीज काम कर रही हैं। द फर्स्ट वन इज़ अटक ऑयल रिफाइनरी। उसकी लोकेशन क्या है? वो रावलपिंडी के नज़दीक मोरगा पे मौजूद है। उसकी ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी है 1.25 मिलियन टन। सेकंड हमारे पास है पाक अरब ऑयल रिफाइनरी जो कि महमूद कोट मुल्तान में मौजूद है। और उसके अलावा कराची में 2 ऑयल रिफाइनरीज मौजूद हैं और उनकी ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी 2.13 मिलियन टन्स है। उसके बाद मैं आपको एक टेबल दिखा रही हूँ, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर जो हमारी बुक यूज़ होती है उसमें दिया गया है प्रिंसिपल फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, कि पेट्रोलियम से कौन कौन सी फ्रैक्शंस ऑब्टेन हो सकती हैं। अगर आप पेट्रोलियम के डिस्टिलेशन करें तो आपको क्या क्या मिल सकता है? पहली फ्रैक्शन नेचुरल गैस आती है। नेचुरल गैस के अंदर आपके पास कार्बन 1 से लेके कार्बन 4 तक के कंटेंट होते हैं। मीन्स CH4 से लेके C4H10 तक। आपको शायद ये फ़ोटो थोड़ी ब्लर लग रही हो, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, मैं आपको साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ। और इस नेचुरल गैस को पाकिस्तान के अंदर एज अ फ्यूल और एज अ पेट्रोकेमिकल्स यूज़ किया जाता है। उसके बाद सेकंड फ्रैक्शन है आपके पास पेट्रोलियम ईथर। पेट्रोलियम ईथर की बॉइलिंग पॉइंट रेंज है 20 to 60 डिग्री और इसकी कार्बन रेंज भी दी गई है और इसे एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है। हम लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर भी प्रिपरेशन के अंदर पेट्रोलियम ईथर यूज़ होता है। उसके बाद जब हमारे पास एलिग्रोम या फिर नेफ्था, उसका कार्बन कंटेंट भी दिया गया, इसे सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है, रॉ मटेरियल के तौर पे भी। द फोर्थ वन है गैसोलीन। गैसोलीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आप बॉइलिंग पॉइंट रेंज देख लें, शायद MCQs में कभी आ जाए 40 to 220 डिग्री तक। क्योंकि आप ये देखेंगे इतनी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट रेंज ऐसे तो नहीं होता जैसे वाटर का 100 बॉइलिंग पॉइंट है। तो प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होना, मेरा अगला पॉइंट भी सुन लें। क्योंकि यहाँ पे देखें आप, कार्बन की एक रेंज दी गई है कि इतने कार्बन नंबर से लेके इतने कार्बन नंबर तक। तो जैसे जैसे कार्बन नंबर चेंज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी तो ऑब्वियसली चेंज होता जाएगा। तो इससे यूज़ करते हैं एज अ मोटर फ्यूल। उसके बाद हमारे पास कैरोसिन ऑयल है। कैरोसिन ऑयल को हीटिंग फ्यूल के तौर पर यूज़ किया जाता है। उसके बाद इसे जहाज़ वगैरह में आई थिंक यूज़ किया जाता है। उसके बाद गैस ऑयल है। गैस ऑयल को डीजल के तौर पे यूज़ किया जाता है। उसके बाद आपके पास लुब्रिकेटिंग ऑयल्स आते हैं या फिर ग्रीसीज आती हैं, ग्रीस भी बोलते हैं, ये विस्कस से लिक्विड होते हैं और इसे लुब्रिकेशन के लिए, जैसे हमारे पास इंजन के अंदर फ्रिक्शन होना, रगड़ पैदा होना शुरू हो जाए तो हम उसे लुब्रिकेट करते हैं ताकि उसके अंदर फ्रिक्शन कम हो। तो जो लुब्रिकेंट यूज़ होता है उसे ऑयली करने के लिए, उसकी फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, वो है लुब्रिकेटिंग ऑयल्स और वो भी एक्चुअली पेट्रोलियम की ही एक फ्रैक्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास पैराफिन। और पैराफिन ऑयल, ये हमारे पास पैराफिन क्या है? वैक्स प्रोडक्ट्स हैं
जो कि पेट्रोलियम से ऑब्टेन होती है। उसके बाद लास्ट वन है हमारे पास एस्फाल्ट या फिर पेट्रोलियम कोक। ये सॉलिड जो होते हैं रेजिड्यूज, और इससे हम रूफिंग में, पेविंग में, फ्यूज़ में रिड्यूसिंग एजेंट्स के तौर पे यूज़ करते हैं। ये है सारी की सारी पेट्रोलियम फ्रैक्शंस। और इसके साथ इस लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा, हमने सारे के सारे सोर्सेज पढ़े ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, और उसके अंदर हमने फॉसल फ्यूल्स की बात की, नेचुरल गैस की, कोल की, पेट्रोलियम की। तो इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म हुआ है, लेकिन आपसे क्वेश्चंस डिफरेंट तरह से पूछे जा सकते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है डिस्क्राइब इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ये सोर्सेज कौन से हैं, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो आपने इसकी डिस्क्रिप्शन देनी है जो कि पूरे लेक्चर में दी गई है। तो एक कोटेशन के साथ अपना लेक्चर वाइंड अप करूँगी। डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। उस वक्त ना काम रोक दें जब आप थक गए हों, उस वक्त रोकें जब आप कर चुके हों। तो यही सक्सेस का राज है। गुड बाय स्टूडेंट्स। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको डेली बेसिस पे आपके लेक्चर्स मिलते रहें और आपकी प्रिपरेशन होती रहे। गुड बाय। हाँ जी, उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बोरिंग लगती है, उनके लिए छोटी सी पिक्चर है। आप हाइलाइटर्स तो यूज़ करते होंगे, केमिस्ट्री की बुक तो शायद आपको वैसे भी ब्लैक और ब्लू ही सिर्फ नज़र आती है, तो उसके ऊपर आप हाइलाइटर्स यूज़ करते हैं। तो हाइलाइटर्स के अंदर ये जो कलर्स होते हैं ये किस वजह से होते हैं, ये देखें जनाब। इसका येलो कलर इन कंपाउंड्स की वजह से, ये ब्लू कलर है, तो इसके अंदर कौन सी डाई मौजूद है, उस डाई का स्ट्रक्चर देखा तो ये कितना ऑर्गेनिक है, इसके अंदर कितने कार्बन्स मौजूद हैं। ऑरेंज हाइलाइटर को देखें तो इसके अंदर जो बेसिक येलो, इसके अंदर जो डाइज मौजूद हैं उनको देखा जाए तो उनका कितना कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो ये सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो आपकी लाइफ को ब्यूटीफुल बना रही है। तो इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इंटरेस्ट लेके पढ़ें। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।